फ़लस्तीन में पिछले 10 महीने से एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। इस जंग पर जब ये शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, पहले ही दिन से हमने हर रोज़ डेली अपडेट की थी। दिन भर में जो कुछ खबरें वहाँ से हासिल होती थी वो खबरें हम आपको बताते थे, और जंग के तमाम वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर जब आप नीचे तलाश करेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे। मिडिल ईस्ट में ये बड़ी जंग चल रही है 10 महीने से। अमेरिका इसराइल की कोशिश मुस्तकिल रही कि जंग को फैलाया जाए, कई और मुल्कों तक लेकर के पहुंचा जाए। इसके लिए नेतन्याहू को खुला मैदान दिया गया। अमेरिका नेतन्याहू की मदद करता रहा, हथियार देता रहा, और उकसावे की कार्रवाइयाँ मुस्तकिल होती रहीं। अमेरिका की तरफ से दिखावे के तौर पर, हम उसको दिखावा ही कहेंगे क्योंकि कोई अमल में नहीं आई कोई बात। सीज फायर को लेकर के, जंग बंदी को लेकर के बहुत बार बातें की गई, प्रस्ताव रखे गए। शुरू में तो अमेरिका जो प्रस्ताव रखे जाते थे यूएन में, उनको वीटो कर दिया करता था। बाद में एक प्रस्ताव तैयार हुआ, और वो प्रस्ताव तैयार हुआ था नेतन्याहू की मर्जी से, बाइडेन की अपनी सहमति से। उसमें इजिप्ट, जॉर्डन, कतर और फ़लस्तीन के ग्रुप्स भी शामिल थे, उन सबकी मर्जी से। फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रस्ताव को फ्रांस के अंदर पेश किया था। उस पर हम डिटेल में रिपोर्ट कर चुके हैं। बाइडेन्स डॉक्ट्रिन उसको नाम दिया गया था। तब उम्मीद ये थी जंगबंदी का ऐलान होगा, या तो वाशिंगटन से होगा या टर्की से होगा। उसमें तुर्की और रूस को गारंटर बनाया गया था। रमज़ान के शुरू होते वक्त बाइडेन ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि जंगबंदी होने वाली है। पेंटागन ने भी उसको कंफर्म किया था, और ट्वीट करके उन्होंने भी जानकारी दी थी। रमज़ान चले, जंग चलती रही, ईद आ गई। ईद के वक्त पे फिर से एक बार उम्मीद थी जंगबंदी होगी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद फिर से कोशिशें हुई। इजिप्ट में तमाम लोग बैठे, कतर नाराज़ हो चुका था, फिर से भी कतर को भी फिर शामिल किया गया। सऊदी अरब के लोग उसमें शामिल हुए, जॉर्डन के लोग शामिल हुए, अमेरिका शामिल था, हमास के लोग शामिल थे, इसराइल की सरकार की तरफ से मोसाद के लोग शामिल थे, शिन बेट के लोग शामिल थे, और आर्मी के भी बड़े अहदेदार वहाँ आर्मी इंटेलिजेंस की तरफ से भी मौजूद रहे। मगर जंग चल रही है। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। उस डेवलपमेंट के बाद अब ये जंग फैलने की बड़ी उम्मीदें हो गई है कि ये जंग बड़ी हो सकती है और पूरे खित्ते को अपने असर में ले सकती है। कई मुल्कों में ये जंग फैल सकती है, ऐसे उम्मीदें लोग अब करने लगे हैं। नेतन्याहू अमेरिका गया था, वहाँ उसकी मुलाकात जो बाइडेन से हुई, कमला हैरिस से मुलाकात हुई, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। जो बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है। नेतन्याहू की ट्रंप से भी मुलाकात हुई, और एलन मास्क से भी मुलाकात हुई। दो मुलाकातें बड़ी अहम थी, एक डोनाल्ड ट्रंप से और दूसरी एलन से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े सेकेंड टाइम, और वो जीत सकते हैं। एलन मास्क एक बड़ा नाम है दुनिया का, और वो बहुत ताकतवर है। देशों से ताकतवर है, देशों की हुकूमतों से भी ज़्यादा ताकतवर है।
दो जगह से नेतन्याहू को पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम जंग में आपकी हर तरह की मदद करेंगे और इसराइल को हम झुकने नहीं देंगे। जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर था यहूदी लॉबी का जो अमेरिका में है, यूरोप में है, तो वो जंग को ईरान तक लेकर पहुंचे, मगर ये जंग ईरान तक लेकर के अमेरिका नहीं पहुंच सका। हालांकि कोशिश की थी इसराइल ने, मगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इसराइल के ऊपर 330 से ज़्यादा मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन से हमले बोले। तो उससे इसराइल थर्रा गया था और आसपास की जो उसकी मददगार ताकतें हैं वो भी बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि ईरान के साथ जो ताकत है वो उसकी अपनी मिलिट्री की ताकत तो है ही, साथ में ताकत है चाइना की, रशिया की, नॉर्थ कोरिया और उसके अपने प्रॉक्सीज बहुत ताकतवर हैं ईरान के। ईरान के प्रॉक्सीज कई मुल्कों में काम करते हैं, वो उनकी अनऑफिशियल आर्मी है, लाखों की तादाद में है। जैसे लीबिया में, लेबनान में, सीरिया, यमन, इराक, इन मुल्कों में ईरान की प्रॉक्सीज तैनात हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है उन्हें, यमन में हुतीस के नाम से और दूसरे ग्रुप्स हैं, इसी तरह से इराक में है और दूसरे मुल्कों में भी है। जो डेवलपमेंट हुआ था नेतन्याहू के अमेरिका जाने से, वो उसको आश्वासन मिला डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तरफ से कि हम आपका पूरी तरह से मदद करेंगे, आपके साथ हैं। नेतन्याहू के वापस आने के बाद एक हमला होता है और उस हमले में 12 बच्चे मारे जाते हैं इसराइल के और 30 से ज़्यादा कुल लोगों की मौत होती है। इसराइल ने कहा कि ये हमला लेबनान की जानिब से गोलान हाइट्स की तरफ से, गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उनको इसराइल ने भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। दरअसल ये सदियों से या जो हाइट्स हैं या जो पहाड़ी चोटियाँ हैं वो सीरिया का हिस्सा रही हैं, लेकिन उसके काफ़ी बड़े हिस्से पर इसराइल का भी कब्जा है और उसमें थोड़ा सा हिस्सा लेबनान के भी लोग इस्तेमाल करते हैं, हिजबुल्लाह वगैरह। तो इसराइल ने कहा कि ये हमला जो नॉर्दर्न इसराइल पर हुआ है वो हिजबुल्लाह ने किया है और इस हमले में हमारे 12 बच्चे मारे गए और कुल मिलाकर के 30 लोगों की इसराइल के उसमें कैजुअल्टीज हुई थी। 2 दिन पहले की बात है। उसके बाद इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की लेबनान के ऊपर, रात के वक्त में एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें लेबनान के अंदर भी कैजुअल्टीज हुई थी। वहाँ सिविलियन जो आबादी है उसको निशाना बनाया था इसराइल ने। हिजबुल्लाह ने डिनाई किया कि ये हमला हमने नहीं किया है और इसकी जांच कराई जाए। लेबनान की सरकार ने भी कहा कि ये हमला लेबनान से नहीं हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसकी जांच करें। खबर कुछ इस तरह की भी हैं सोशल मीडिया पर कि आयरन डोम मिसफायर हुआ और मिसफायर होकर के वो अपने ही इलाके में गिर गया, जिससे इसराइल के अंदर ये नुकसान हुए। आयरन डोम पहले बहुत बार मिसफायर कर चुका है। टेल अवीव में ऐसी घटना हुई, यरूशलेम में ऐसी घटना हुई कि आयरन डोम से मिसाइल फायर किए गए और वो टेल अवीव से फायर किया तो मालूम है टेल अवीव के दूसरे इलाके में जा कर के सिविलियन आबादी में वो ब्लास्ट हुए। इसराइल ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा किए हुए हैं जो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका से और यूरोप के देशों से मिले। उसके बाद भंडार मौजूद है।
हमास के साथ या फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उसके साथ उसका कोई समझौता अभी नहीं हो सका है। चीन और रूस और तुर्की और ईरान और कुछ और देश इस जंग को बड़ी करीब से नज़र रखे हुए हैं। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि दुनिया फ़ौरन इस फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह अपील पूरे दुनिया भर से की है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील की है। ईरान की तरफ से भी कई सारे बयान इस दौरान आते रहे, क्योंकि ईरान का मौक़िफ़ बहुत साफ है। हिजबुल्लाह की जो लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है इसराइल पर, वो ईरान उसमें सब कुछ करने वाला है। साथ ही हमास और फ़लस्तीन के जो बाकी ग्रुप्स हैं उसको भी जो मदद मिल जाती है वो ईरान की तरफ से मदद पहुंचती है। अब जो नई क्राइसिस खड़ी हो रही है, जो जंग हम कहने जा रहे हैं कि बड़ी हो सकती है, कई सारे मुल्कों में फैल सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने बीते दिन यानी संडे के दिन 28 जुलाई को एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि तुर्की इसराइल में घुस सकता है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अतीत में जैसे लीबिया और अज़रबैजान के नगोरो काराबाख में घुसा था, वैसे ही वो इसराइल जा सकता है। इसराइल में जो जेनोसाइड हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, उसके दो फिगर्स हैं, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से और फ़लस्तीन के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आती है। जो तकरीबन 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वो आंकड़े बताती हैं। एक अमेरिकी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की अब तक मौतें हो चुकी हैं इस जंग में। इसराइल मुस्तकिल जेनोसाइड कर रहा है। तुर्की के ऊपर भी दबाव है। तुर्की नेटो का सदस्य है। अगर तुर्की के ऊपर कोई देश हमला करता है तो तुर्की के साथ फिर जो 31 मुल्क हैं नेटो के, उन सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। वहीं तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो ईरान के साथ हों या चाइना के साथ हों या रशिया के साथ या सऊदी अरब, सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। तैयब एर्दोगान ने जो ये बयान इतना बड़ा दिया कि तुर्की इसराइल के अंदर दाखिल हो सकता है, इसके बाद से एक तरह से भूचाल आया हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर। तैयब एर्दोगान ने जो ताज़ा बयान है तब दिया है जब वो एक कार्यक्रम में देश की डिफेंस इंडस्ट्री की तारीफ़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें बहुत मजबूत होना होगा ताकि इसराइल फ़लस्तीन में ऐसे घटिया चीज़ें ना कर सके। जिस तरह हम काराबाग में घुसे, जिस तरह हम लीबिया में घुसे, हम इसराइल के मामलों में भी ऐसा कर सकते हैं। इस पर एर्दोगान के इस बयान पर इसराइल के विदेश मंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी और उसने कहा कि सद्दाम और एर्दोगान की तस्वीर एक पोस्ट की सोशल मीडिया पर और शेयर करते हुए एक्स पर उसने लिखा, एर्दोगान सद्दाम के कदमों पर चल रहे हैं। एर्दोगान को याद दिलाएं कि वो क्या हुआ था और कैसे अंत हुआ। यानी उन्होंने, इसराइल के जो मंत्री हैं, उन्होंने एर्दोगान को सद्दाम हुसैन के अंजाम का जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी। सीधे सीधे ये कह सकते हैं। तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की। उन्होंने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें मजबूत रहना होगा ताकि हम यह कदम उठा सकें।
रजब तैयब अर्दगान का यह पूरा भाषण टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जब अर्दगान की पार्टी के प्रतिनिधियों से इस बारे में बात की, ज़्यादा जानकारी मांगी तो कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल के मीडिया में ज़रूर इस बयान पर चर्चा हो रही है और टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दगान ने इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। अर्दगान ने कहा है कि जिस तरह से नरसंहार करने वाले हिटलर का अंत हुआ था, वैसे ही जनसंहार करने वाले नेतन्याहू का अंत होगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अर्दगान ने कहा कि जिन लोगों ने फ़लस्तीनियों को मारने की कोशिश की, उनको वैसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा जैसे नाज़ियों को ठहराया गया। मानवता फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी रहेगी। आप फ़लस्तीनियों को मार नहीं सकेंगे। हिटलर के दौर में 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर नाज़ी अधिकारियों के खिलाफ केस चलाया था, उन्हें सज़ा सुनाई थी। 7 अक्टूबर 2023 को जब फ़लस्तीन के ग्रुप्स ने इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद से इसराइल फुल फ्लैज वॉर शुरू किए हुए फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। अर्दगान के बयान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसराइल के जो लीडर हैं लैपिड, उसने कहा कि अर्दगान अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा है। दुनिया और ख़ासकर नेटो सदस्यों को इस धमकी की निंदा करना चाहिए और हमास से समर्थन वापस लेने पर जोर देना चाहिए। हम तानाशाह बनना चाह रहे शख्स की धमकियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल और तुर्की के जो रिश्ते हैं आपस में, वैसे तो नॉर्मली और ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन ये जंग जब से हुई है तब से तैयब अर्दगान काफ़ी एक्टिव हैं और वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई और फोरम, वहाँ खुलकर बोलते हैं। ये उनकी आदत में शामिल है किसी भी मसले पर। इसराइल और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, वक्त वक्त पर बयानबाजी होती रही है, लेकिन तुर्की के ताल्लुकात 1949 से ही दोनों के राजनीतिक संबंध है। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था। बाद में यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान ने अब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक इसराइल को मान्यता दी और अपने रिश्ते कायम किए थे। दोनों मुल्कों के बीच, तुर्की और इसराइल के बीच जो कारोबार है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। तुर्की इसराइल का 5वां बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है। गाज़ा में जो जंग चल रही है उससे पहले दोनों देशों के कारोबार में, उसकी वजह से जो कारोबार है उसमें कमी देखने को मिल रही है और इसमें 23% तक की कमी दर्ज की गई है। अब एक ख़तरा ये है कि हिजबुल्लाह के साथ या लेबनान के साथ इसराइल की सीधी जंग शुरू हो सकती है। इसराइल इसको लेकर के बीबीसी ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश की है, वो हम आपको यहाँ थोड़ा सा उससे बताएंगे। मार्क लावेन की ये रिपोर्ट है। वो लिखते हैं कि इसराइल की सीमा से 50 किलोमीटर दूर लेबनान में हैफा विश्वविद्यालय में लोग कुछ भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। शनिवार को इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में फुटबॉल के मैदान में रॉकेट गिरने के बाद 12 बच्चों और किशोरों की मौत हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषणा की है कि 30 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल से ऊपर मौजूद सभी स्टाफ अब घर से काम करेगा। अब ये डर तेज़ी से बढ़ रहा है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग शुरू हो सकती है। विश्वविद्यालय के स्टाफ की एक सदस्य स्तर
परपरा ने कहा कि 2006 में हिजबुल्लाह के साथ आखिरी जंग में उनके हथियार हैफा तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक लम्हा है। अभिभावक किंडरगार्टन्स की निगरानी के लिए पुलिस और गार्ड्स की मदद कर रहे हैं। मैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच रही हूँ। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हिजबुल्लाह इसराइल और यहूदी लोगों को ख़त्म करना चाहता है, तो हम खुद को बचाए बिना उन्हें ये करने दें। तो क्या हम खुद को बचाए बिना उनको ये करने दें? अमेरिका ने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ खुली कार्रवाई करने के लिए इसराइल को कह दिया है कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, पूरी छूट दे दी है। अलर्ट्स जारी कर दिए गए यूरोप के मुल्कों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि वो लेबनान को छोड़ दें। उनके जो नागरिक लेबनान में हैं या मिडिल ईस्ट के कुछ और मुल्कों के भी नाम उसमें शामिल किए गए। सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई हैं जो बैरूत से, लेबनान की राजधानी बैरूत से होती हैं, उनको वहाँ से रद्द किया गया है। ये बड़ा जोखिम भरा लम्हा है। इसराइल को भी ये पता है कि अगर ये जंग शुरू होती है लेबनान के साथ या हिजबुल्लाह के साथ, तो इसराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह एक आर्म्ड मिलिशिया है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है हमास या फ़लस्तीन के किसी और ग्रुप से। वो जैसे किसी देश की सेना होती है, वो इस तरह से पूरी तरह सक्षम है। उनके पास 2.5 लाख से ज़्यादा आर्म फोर्सेस है, रिजर्व फोर्स भी उनके पास मौजूद है। इस सूरत में अगर जंग होती है दोनों के दरमियान, तो ये जंग बड़ी हो सकती है। वहीं तैयब अर्दगान का जो बयान है, उसके बाद से मिडिल ईस्ट में बड़ी चिंताएं इस वक्त पैदा हो गई हैं कि कोई भी चिंगारी इस वक्त बड़ी जंग का रूप ले सकती है। और इससे पूरा खत्ता, अरब का जो इलाका है, उससे कई सारे मुल्क चपेटे में आ सकते हैं। एक बयान और बताते हैं हम, ये टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से है। यहाँ लिखा है कि हिटलर का अंत, हिटलर के जेनोसाइड का जो अंत था उसकी मौत के साथ हुआ, इसी तरह से इसराइल नेतन्याहू के जो जेनोसाइड है उसका अंत होगा। वो लोग जो फ़लस्तीन में जो नरसंहार हुए हैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जैसे हिटलर ने नहीं ली थी, उनका अंत इसी तरह से होता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं। वहीं रफ़ा के अंदर फ़लस्तीनियंस जो लोग हैं, जो कैंप्स में रह रहे हैं, वो जा रहे हैं घर छोड़ करके अपने सामान के साथ सुरक्षित इलाकों में, क्योंकि रफ़ा के इलाके पर लंबी गोलाबारी वहाँ चल रही है। इसराइल की तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं। तो यहाँ ये ख़तरा बना हुआ है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। हम ये बता दें कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग है वो और चली अगर, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होगा और दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी लोग, ख़ास तौर से अमेरिका, क्योंकि उनके अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं, वो अचीव करना उनके लिए ज़रूरी होता है। और अमेरिका को दुनिया में उसका जो दबदबा कायम रहा, उसकी जो इकोनॉमी है मजबूत, वो जंगों की वजह से है। वो हथियार बेचते हैं जंगों के दौरान। चीन और इसराइल का स्टेक है इसमें। चीन और इसराइल, चीन और रशिया, चीन और रूस क्या करते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि अगर लेबनान पे हमला होता है तो चाइना,
खामोश नहीं रहेगा। वो डायरेक्टली हमला एक तरह से आप मानिए अगर लेबनान के ऊपर होता है तो वो जैसे ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, और ईरान लेबनान के ऊपर हमला होता है तो ईरान उसमें इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा, और फिर इन्वॉल्व होंगे चीन और रूस, क्योंकि चीन का बहुत पैसा ईरान पे लगा हुआ है, अरब के देशों में लगा हुआ है, और उसका रोड एंड बेल्ट जो कार्यक्रम है जो पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों तक उसको बनाना चाहता है, वो सब कुछ उसका दारोमदार इस पर है। रूस की अपनी रेपुटेशन दाव पर होगी, तो ये जंग फिर बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। अभी कुछ इसी तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं। हालांकि यूरोप के कुछ मुल्क हैं जैसे फ्रांस है, हंगरी है,